हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? घर परिवार मजे में है? सभी लोग स्वस्थ हैं? सर्दी का टाइम है, थोड़ा अपना बचाव कीजिए। अगर बीमार हुए 8-10 दिन 15 दिन निकल जाएंगे, ठीक है। गला, खांसी, जुकाम, इनसे बच के रहिए। मैं खुद कुछ टाइम से खांसी से, जुकाम से परेशान हूँ, लेकिन आपकी क्लासेस जैसे लेता हूँ, लगातार बोलना होता है, तो फील होता है कि अगर बच जाता सर्दी से तो बेहतर था। क्योंकि जितना भी गला ठीक करो, लगातार बोलने के काम में आपको खांसी आती ही आती है बाद में, या फिर आपका गला जल्दी से ठीक हो नहीं पाता है। तो आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखिए, ताकि आपकी पढ़ाई की जो कंटिन्यूटी है, आपकी जो प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी है, वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। क्योंकि अगर एक बार डिस्टर्ब हुई तो वो कई दिन तक अटक जाती है, फिर दोबारा से फ्लो बनाने में टाइम लगता है उन चीज़ों को, ठीक है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं, एसएससी की 2024 के एसएससी के 2024 के सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए, एग्जाम्स में इंग्लिश जो आपका सेक्शन है उसको टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सीरीज लेकर चल रहे हैं। ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो सीरियस एक्सपीरियंस हैं उन्होंने एक बार कभी ना कभी कहीं ना कहीं से पढ़ाई की है, उस चीज़ के लिए है। बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ अभी प्रैक्टिस सेशन है, राइट। सो जिन स्टूडेंट्स ने कभी भी कहीं से भी पढ़ाई की है, उनको प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर वाइज। एंड इस कड़ी में आज बारी है आर्टिकल चैप्टर का। आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट्स आर्टिकल के हो चुके हैं, 4-5 प्रोनाउंस के हो चुके हैं, 4-5 नाउन्स के हो चुके हैं। आप चाहें पहले जाकर उनको देख सकते हैं। आर्टिकल के लिए तो आप वैसे भी नाउन को पहले देख लीजिए, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वोकैब के कुछ सेशन हो चुके हैं। आने वाले दिनों में वोकैब एंड इडियम्स के और ज़्यादा सेशंस हम लाने वाले हैं, जिससे हम एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको टारगेट करते हुए चलेंगे। उनके बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से आपको मैक्सिमम वोकैब आप याद कर सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को आपको आसानी से मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एज यूजुअल आप सेंटेंस को पढ़िए, उसमें एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए अपने एंड से। एंड वीडियो को पॉज कर सकते हैं तब तक, एंड फिर मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा उसे। चलिए, टेक योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। In 1906, an earthquake destroyed much of San Francisco. 1906 में एक अर्थक्वेक आया जिसने सैन फ्रांसिस्को के ज्यादातर हिस्सों को तबाह कर दिया। ज्यादातर सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर दिया उसने, अर्थक्वेक ने, ठीक है। कीजिए। हम करें, देखिए सेंटेंस आपका कह रहा है In 1906, an earthquake destroyed much of San Francisco. 1906 में एक अर्थक्वेक आया। क्या लिखा है आपके सामने? अर्थक्वेक, एक भूकंप की बात कर रहे हैं। आप दोस्तों जानते हो क्या कि एक भूकंप की बात कर रहे हैं? कितने भूकंप की बात की जा रही है? 1906 में एक भूकंप आया। तो 1 के सेंस में आप ए और एन दोनों यूज करते हैं। 1 के सेंस में आप क्या करते हैं? ए और एन दोनों यूज करते हैं। और इसके लिए जैसा आप जानते हैं कि ये जो ए है, ये कब यूज करते हैं आप? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और एन कब यूज करते हैं? जब आपकी साउंड कॉन्सोनेंट ना आकर कैसी आती है? वावल साउंड आती है, ठीक है। एन कब यूज करेंगे? जब आपकी वावल साउंड आएगी। कॉन्सोनेंट साउंड कब, ए कब यूज करेंगे? जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। अब ये वावल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है?
देखिए हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वरों से बनी हुई जो आवाजें हैं उसको आप वाउल बोलेंगे, व्यंजन वाली कॉन्सोनेंट बोलेंगे। तो वाउल के लिए कौन सी साउंड्स है? वाउल के लिए ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, एन, औ। ये 10 साउंड अगर आपको मिलती हैं, ये 10 साउंड अगर आपको मिलती है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको वाउल साउंड मिल रही है। और आपको क्या यूज करना है? एन आर्टिकल आपको यूज करना है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, लिखा है क्या आपके सामने? अ अर्थक्वेक। क्या लिखा है? अ अर्थक्वेक, एक भूकंप। तो अर्थक्वेक कैसे लिखा जाएगा? अगर आप साउंड देखोगे ऐसे ही लिखा जाएगा, अर्थक्वेक यही है। तो वाउल साउंड आई है, इस वजह से ए ना होकर हम यहां पे क्या करेक्शन कर देंगे? एन कर देंगे, एन अर्थक्वेक। इन 1906 एन अर्थक्वेक क्या हो जाएगा वहां? एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड मच ऑफ सैन फ्रांसिस्को। 1906 में एक अर्थक्वेक, एक भूकंप आया जिसने ज्यादातर सैन फ्रांसिस्को के हिस्से को तबाह कर दिया। आई होप इतना सा क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट, ये आप कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, रूल बोल लीजिए, एक कस्टम बोल लीजिए कि जब भी आप स्वर वाली साउंड यानी वाउल साउंड ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इन 10 की बात करते हैं वाउल साउंड की, तो आप आर्टिकल एन लगाएंगे 1 के रेस्पेक्ट में, जब 1 का सेंस दे रहा हो। अदरवाइज आप ए लगाएंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। She had an miserable existence living with him. उसकी यानी इस लड़की की बात कर रहे हैं, उसकी एक बहुत ही दयनीय एग्जिस्टेंस या बहुत ही दयनीय जीवन था उसका, उसके साथ, उस लड़के के साथ रहते हुए। दोनों का प्रोनाउन यूज किया है, दोनों को उसके उसके बोल रहे, कंफ्यूज ना होना। She had an miserable existence living with him. चलिए टेक योर टाइम, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। She had an miserable existence living with him. उसके साथ यानी उस लड़के के साथ रहते हुए एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी, दयनीय जीवन था। देखिए यहां पे नाउन है आपका क्या? एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस क्या है आपका? नाउन है। इस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ ये मिजरेबल क्या आया? ये मिजरेबल एडजेक्टिव आया। नाउन को क्वालिफाई करता हुआ मिजरेबल क्या आया है? एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल एन लगाया है, इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगाया है। अब ये हम सब जानते हैं कि जो आपका आर्टिकल होता है, चाहे इनडेफिनेट हो या डेफिनेट हो, आता किसके लिए है? नाउन के लिए। आता किसके लिए? आर्टिकल नाउन के लिए आता है। लेकिन साउंड किसकी लेकर चलता है? साउंड किसकी साउंड से वो आइडेंटिफाई करेगा कि कैसा आना है, ए या एन? तो देखिए अगर नाउन से जस्ट पहले आर्टिकल आ रहा है तो नाउन की साउंड लेगा। नाउन को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव आ गया तो वो उस एडजेक्टिव की साउंड ले लेगा। अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता हुआ कोई एडवर्ब आ गया तो उस एडवर्ब की साउंड ले लेगा। राइट। तो ये जो एन है ये आया नाउन के लिए है, लेकिन साउंड ये किसकी देख रहा है? मिजरेबल की देख रहा है। और मिजरेबल की अगर हम साउंड की बात करें तो कैसी साउंड है दोस्तों? मिजरेबल की अगर हम साउंड की बात करें तो कैसी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए यहां पर एन सही नहीं है, एन की जगह यहां क्या होना चाहिए? ए। She had a miserable existence living with him. उस व्यक्ति के साथ, उस आदमी के साथ रहते हुए उसकी लड़की की एक बहुत ही दयनीय जीवन बीत रहा था। ठीक है, तो यहां एन ना होकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। सिंपल चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। एक 5वीं क्लास का बच्चा बता सकता है, इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम।
एक कविता है, उसका नाम दिया हुआ है पैराडाइज लॉस्ट। लॉस्ट यानी जो गुम हो चुका या गुम हो गया है, पैराडाइज यानी जन्नत, गुम हुई हुई जन्नत। ये किताब का टाइटल है पैराडाइज लॉस्ट। इज अ एपिक पोएम। ये एक बहुत ही ये एक महाकाव्य है, ठीक है, एपिक पोएम है। तो चलिए, टेक योर टाइम, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए करें स्टार्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम। ये वाला आप पार्ट देखेंगे तो देखिए ये पोएम क्या है, ये एक नाउन है। नाउन से पहले उसको क्वालिफाई करता हुआ एपिक क्या आया, एक एडजेक्टिव आया, ठीक है। उससे पहले एक आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल कौन सा है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए या एन आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है, लेकिन आर्टिकल साउंड किसकी देखेगा, उस जिस वर्ड से जस्ट पहले, चाहे नाउन से पहले लगा हो, एडजेक्टिव से पहले लगा हो, एडवर्ब से पहले लगा हो, साउंड किसकी देखेगा, एपिक की देखेगा। एपिक की साउंड कैसी साउंड है, वाउल साउंड है। देखिए एपिक, एपिक और स्टार्ट भी वाउल से हो रहा है, तो यहाँ ए ना होकर यहाँ क्या हो जाना चाहिए, एन। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक, एक महाकाव्य है, ठीक है, एपिक पोएम है, ठीक। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया। सिंपल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको भड़क नहीं लेनी है किसी चीज की, मस्ती से सेंटेंसेस को करते हुए चलना है। एंड जितना आप मस्ती से, जितना आप टेंशन फ्री होके करेंगे, आपको आपके कॉन्सेप्ट सारे ही याद आते जाएंगे, है ना। चलिए, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू द वोटिंग। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक एंटाइटल्ड है कि वो वोट दे सकता है, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, सोचना नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, अटेम्प्ट करते चलिए। करें इसे। चलिए, एक मक्खी है यार, बार बार परेशान कर रही है, जिधर को भी मूव कर रहा हूं उधर ही आके कान के पास आ जा रही है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू द वोटिंग। प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। यहाँ पे आर्टिकल द लगा है वोटिंग से पहले। क्या लगा है, आर्टिकल द लगा है वोटिंग से पहले। और देखिए ये जो वोटिंग का जो प्रोसेस है, ये जो नाउन लिखा गया है वोटिंग का प्रोसेस, ये एक बहुत ही जनरल सेंस की बात है, एक जनरल स्टेटमेंट में यूज किया गया है। ना तो वोटिंग को फिक्स किया गया है कि कैसी वोटिंग, किस चीज की वोटिंग, किस चीज के लिए वोटिंग। ये एक वोट देने का बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को इस चीज का अधिकार है। तो अधिकार है, और ये अगर जनरल सेंस में है तो देखिए जनरल सेंस में किसी भी नाउन से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। जनरल सेंस में किसी भी नाउन से पहले आप आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू द वोटिंग ना होके टू वोटिंग हो जाएगा, क्योंकि आप वोटिंग को डेफिनेट नहीं बना रहे कि किस चीज की वोटिंग, कैसी वोटिंग, उसके लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमास। ठीक है, एक बहुत ही रोमांचक, रोचक कहानी है, रोचक किताब है। क्या है उसका नाम, अ टेल ऑफ टू सिटीज, दो शहरों की कहानी। वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई, अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा। चलिए टेक योर टाइम, अटेम्प्ट कीजिए, तब तक मैं जरा मक्खी से निपट लेता हूं। इस बार अगर मेरे पास आई तो मेरे पास मेरी तलवार है। चलिए आप अटेम्प्ट कीजिए तब तक।
हो गया। चलिए इसको करते हैं डिस्कस। इंटरेस्टिंग बुक। देखिए कई बार क्या होता है, सेंटेंस पढ़ते हुए आपको पहले पार्ट में ही एरर समझ में आ जाता है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको टिप है कि सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़ें। कई बार वीक एरर एंड स्ट्रॉन्ग एरर का भी कॉन्सेप्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट पार्ट को पढ़ते ही आपको लग जरूर रहा है कि एरर है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शायद उसमें एरर नहीं, दूसरे पार्ट में एरर था। ठीक है, चलिए इस देखिए लिखा क्या है पहले पार्ट में, फिर से आ गई है। क्या लिखा है? अ इंटरेस्टिंग बुक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बुक है आपका नाउन तो यही है, आपका नाउन तो यही है, और इस नाउन को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव ये आ गया। ठीक है, या अच्छा मैंने तो ये सही लिख दिया यार पहले ही, कोई बात नहीं। एक जब करेक्शन करने की इतनी हैबिट आ जाती है तो आप चलिए जो लिखा हुआ है उसी को वैसे ही लिख के चलते हैं। सबसे पहले जो गलत लिखा था गलत को ही लिखते हैं। चलिए तो देखिए एडजेक्टिव है, नाउन से पहले क्वालिफाई करता हुआ आया है। ये जो ए है आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल आया इसके लिए है। किसके लिए आया है? इसके लिए। साउंड किसकी लेगा? अपने से जस्ट पहले वाले वर्ड की। इंटरेस्टिंग किससे शुरू होता है? ई से। आपका स्वर है, एक वाउल साउंड है, वाउल साउंड है, इसलिए ये ए ना रहकर ये क्या आना चाहिए यहाँ पर? एन आना चाहिए। एन इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर डुमास। ठीक है, एक बहुत ही रोचक किताब है अ टेल ऑफ टू सिटीज। वो लिखी गई है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर डुमास के द्वारा। तो ये एरर आपको समझ में आया? चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। I worked as medical representative for 8 months. मैंने 8 महीने तक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया। मैंने 8 महीने तक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम किया है। चलिए इस सेंटेंस को बनाइए, इस सेंटेंस को पैरेंट डिटेक्ट कीजिए यहां पर। टेक योर टाइम। मक्खी शहीद हो गई, एक तो हो गई कम से कम। चलिए आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। मैंने 8 महीने तक एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम किया। देखिए क्या लिखा हुआ है? पार्ट बी की बात कर रहा हूं। एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव है अगेन ये आपका क्या है? ये एक नाउन है। नाउन को क्वालिफाई क्या कर रहा है? आपका एडजेक्टिव की रिप्रेजेंटेटिव। कैसा? मेडिकल का रिप्रेजेंटेटिव। ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। रिप्रेजेंटेटिव कैसा नाउन है? एक ऐसा नाउन जो काउंटेबल है, गिना जा सकता है, काउंट करने के बाद वो सिंगुलर भी है, एंड आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है सेंटेंस में। ये नाउन आपसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है इंडेफिनिट होता है, उसके लिए इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हो। जब इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हो तो ए या एन लगाओगे। साउंड किसकी है? मैं की, मेडिकल कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर आप क्या लगा दोगे? ए। एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months। यहां पर आपको आर्टिकल ए की आवश्यकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है? पढ़िए। हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। ठीक है, जो हेडमास्टर साहब है उन्होंने सारे टीचर्स को निर्देश दिए हैं कि वो स्कूल के सभी नियमों का पालन करें। ठीक है, टेक योर टाइम, अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आंसर आना चाहिए आप सभी का, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मकसद सिर्फ ये नहीं है सेंटेंस लिखा और कर दिया।
मकसद ये है कि प्रीवियस ईयर्स का कंपाइलेशन आपको दिया जा रहा है, जिसको आप खुद अटेम्प्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ। चलिए, हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। करें इसको बच्चों। यहां पर क्या लिखा हुआ है? हेडमास्टर। हेडमास्टर, क्या ये हेडमास्टर जो है एक पोस्ट है? जैसे प्रिंसिपल होता है, जैसे कोई भी होता है, चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होता है, ऐसे ही हेडमास्टर ये एक पोस्ट है। क्या एक स्कूल का एक ही हेडमास्टर नहीं होता है? होता है या नहीं? ठीक है। अब ये जो पोस्ट है ये बहुत ही डेफिनेट टाइप की पोस्ट होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक कंपनी में अगर 4 डायरेक्टर है तो ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स या ही इज अ डायरेक्टर इन दिस कंपनी। वहां पे तो 4 है, यहाँ स्कूल्स में तो एक ही हेडमास्टर होता है। तो यहाँ क्या कर दोगे? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। The headmaster has instructed the teachers to follow the rules of the school. हेडमास्टर ने टीचर्स को, अध्यापकों को निर्देश दिया है कि वो स्कूल के नियमों का पालन करें। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आया है। यहाँ पे आप द लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे? आप द लगा देंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I felt privileged to recite a poem in an honor of my teacher at a recent school function. अभी हाल ही में बीता हुआ एक स्कूल फंक्शन है, वहां पर मुझे मेरे टीचर के सम्मान में एक कविता पढ़ने का मौका मिला और उसको पढ़ के मुझे बहुत ही प्रिविलेज, बहुत ही ऑनर्ड फील हुआ। बहुत ही मुझे एक एक खास एहसास हुआ। चलिए इसको कीजिए। I felt privileged to recite a poem in an honor of my teacher at a recent school function. मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ अपने टीचर के सम्मान में एक कविता पढ़ने में रीसेंट स्कूल फंक्शन पर। चलिए, तो देखिए क्या लिखा है? रिसाइट अ पोएम इन एन ऑनर ऑफ माय टीचर। ठीक है, क्या लिखा है? in honor of my teacher, ये लिखा है आपके सामने। देखिए, ऑनर जो है उसके लिए आप, ठीक है, जब ऑनर आता है तो वहां पे आप एन यूज करेंगे साउंड को देखते हुए, जैसे ऑनेस्ट है। ठीक है, लेकिन कहने की एक और बात है, ऑनेस्ट के लिए आपने एन यूज किया। एक तो आपका ऑनर जो है वो क्या काउंटेबल लगता है आपको या अनकाउंटेबल लगता है? पहले तो ये सोचने वाली बात। दूसरी बात, ये जो ऑनर एक नाउन है ये ऑफ से कनेक्ट होके किसी दूसरे नाउन से कनेक्टेड है। ठीक है, नाउन ऑफ नाउन का फॉर्म जब भी बनता है वो चीजों को डेफिनेट करता है, फिक्स करता है। पर ऐसे केस में आप एन ना यूज करके या ए ना यूज करके आप द यूज करते हैं। इन द ऑनर ऑफ माई टीचर, टीचर के सम्मान में। ठीक, तो यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का जब भी फॉर्म बनेगा वहां पर आप ऑनर, वहां पे नाउन ऑफ नाउन का जब भी फॉर्म बनेगा उससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आप द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है ये सारी बातें। चलिए अगला सेंटेंस देखें दोस्तों। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको पढ़िए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। The luxuries of the rich are maintained by depriving the poor of their dues. ठीक है, अमीरों की जो विलासिता है वो मेंटेन कैसे होती है? गरीबों से उनका हक छीना जाता है, तब जाके अमीरों की विलासिता पूरी की जाती है। अटेम्प्ट कीजिए। The luxuries of the rich are maintained by depriving the poor of their dues. मैं करो, देखिए सीधी सी बात है। एक तो यहाँ द रिच है, एक यहाँ द पुअर दिख रहा है आपको, एक यहाँ द लग्जरीज दिख रहा है। देखिए रिच पुअर ये सब आपके एडजेक्टिव हैं। देखिए रिच हुआ, पुअर हुआ, ब्रेव हुआ,
ठीक है, और कई तरह के आप ले सकते हो। ये सारे के सारे आपके ये क्या है, एडजेक्टिव्स है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब ये इन एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल द आ जाता है, इन एडजेक्टिव से पहले जब आपका आर्टिकल द आ जाता है तो ये सब एक प्लूरल कॉमन नाउन में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन में बदल जाते हैं। क्योंकि रिच का मतलब अमीर, अमीर कौन, कोई आदमी, कोई औरत, कोई व्यक्ति, तो नाउन से पहले अमीर लग के उसको क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन द रिच लगने का मतलब हो गया सभी के सभी अमीर आदमियों की बात की। द पुअर का मतलब हो गया सभी के सभी गरीब व्यक्तियों की बात की। द ब्रेव का मतलब सभी के सभी बहादुर लोगों की बात की हमने। ये तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो अमीरों की लग्जरी मेंटेन की जाती है गरीबों की, गरीबों से उनका हक छीनने की वजह से। तो यहाँ पे इसको प्लूरल नाउन बनाया है, इसको प्लूरल नाउन बनाया है, ये दोनों सही है। लग्जरीज यानी अमीरों की विलासिता, जो उनकी लग्जरी लाइफ जीने की आदत होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक प्लूरल कॉमन नाउन बनाया है। तो ये नाउन है, नाउन से पहले ऑफ लगा, ऑफ से पहले फिर से एक नाउन है। नाउन ऑफ नाउन जब भी बनता है, हमने बात की है कि वहां पे आर्टिकल द यूज करते हैं डेफिनेट करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, नाउन ऑफ नाउन बना। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि जहां जहां आर्टिकल का यूज हुआ है 100% सही तरीके से यूज हुआ है, राइट। अब क्योंकि सही तरीके से यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी नो एरर वाला जो पार्ट है, ऑप्शन डी नो एरर वाला जो पार्ट है, वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं आगे। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। कई जगह जुआन कार्लोस नहीं, युआन कार्लोस भी बोला जाता है, वो प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग जगह के अपने हिसाब से। ठीक है भाई, क्या करूं, बस क्लास को चलने नहीं देते हैं अगर ना मारा जाए तो। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने अटेम्प्ट किया, टाइम लिया आपने। द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। जो स्पेन के राजा हैं जुआन कार्लोस, वो लंदन में आए आज 3 दिन की विजिट के लिए। ठीक है, देखिए इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे जुआन कार्लोस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि वो किंग है, कहाँ के, स्पेन के। तो आपने कभी ऐसे पढ़ा है, जब भी किसी प्रॉपर नाउन की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो कैसे दी जाती है एडिशनल इंफॉर्मेशन? देखो ऐसे दी जाएगी, इसी के अंदर मक्खी फंस गई है, वही मैं देख रहा था कि कुछ लगा हुआ दिख रहा है। चलिए, द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन है, तो आपने ऐसे देखा है कभी? ये एक अशोका एक प्रॉपर नाउन है और इसकी इंफॉर्मेशन ऐसे दी जाती है, अशोका द ग्रेट। द ग्रेट अशोका नहीं बोला जाता, अशोका द ग्रेट बोला जाता है। इसी तरह से क्या करेंगे आप, इसी तरह से जैसे नेपोलियन द वॉरियर। ठीक है, इसका एडजेक्टिव इस तरीके से बाद में कॉम्प्लीमेंट की तरह आता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वैसे ही ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? जुआन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन। जो आपके जुआन कार्लोस है वो स्पेन के राजा हैं। ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन उनके नाम के प्रॉपर नाउन के बाद दी गई है। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्या लिखेंगे? जुआन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। यहाँ पे इस पार्ट को और देखते हैं। कई जगह आपको एरर ऐसा बना के देता है, डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे अराइव्ड इन लंदन फॉर 3 days विजिट। कई जगह एरर ऐसे बनाया जाता है,
इस चीज में। अगर आप समझदार हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ये विजिट आपका नाउन है, नाउन से पहले ये जो 3 डे है ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट सिर्फ नाउन और प्रोनाउन में लगता है, एडजेक्टिव एडवर्ब इन जगह पे नहीं लगता, राइट। इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर प्लूरल सिर्फ आपके नाउन प्रोनाउन होते हैं, इसलिए 3 डेज नहीं होगा, 3 डे विजिट होता है। क्या होगा? 3 डे विजिट होगा, ठीक है। यहां से भी एरर बनाया जा सकता है। अब क्योंकि ये सिंगुलर है, विजिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए भी होगा फॉर 3 डे विजिट, ठीक है। चलिए, आई होप समझ पाए हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने ये रहा, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स हैव बीन एबल टू रिज्यूम नॉर्मल लाइफ। चलिए ठीक है, लोकल डॉक्टर जो है उसकी अंदर उसकी गहन जानकारी और उसकी जो जिद थी, लगातार कोशिश करते रहने की जो उसकी आदत थी, उसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, सैकड़ों विक्टिम जो है वो नॉर्मल लाइफ दोबारा जीने में सक्षम हो पाए। अटेम्प्ट कीजिए। मक्खी दिख रही है आपको? चलिए अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों। हम करें इसे, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। यहां पे ये जो एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर दिख रहा है, देखिए ये जो लोकल डॉक्टर लिखा हुआ है ये एक नाउन है या नहीं है, आप खुद ही बताइए, या मैं यहां पे दोबारा पूरा लिख दूं, एन इनसाइट एंड persistence of the local doctor, यही है फ्रेज यही फ्रेज बनता है, ठीक है। देखिए ये लोकल डॉक्टर एक नाउन है दोस्तों, किससे कनेक्ट हो रखा है? ऑफ से। इससे पहले भी अगर नाउन आ जाएगा तो आर्टिकल की बात बन जाएगी। इनसाइट एंड परसिस्टेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक कंजंक्शन है, एंड जो है एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन अपने दोनों तरफ क्या जोड़ के आया हुआ है? ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना। इनसाइट एंड परसिस्टेंस एक नाउन का फ्रेज बना, तो अगर ये नाउन का फ्रेज है तो ये कंप्लीट नाउन कहला सकता है। कंप्लीट नाउन कहला सकता है, एक नाउन दूसरे नाउन को बिलोंग करता है, ऑफ से कनेक्ट हो रखा है। आपका वही पार्टिटिव वाला रूल, या इसे मैं कह दूं नाउन ऑफ नाउन से हम डेफिनेट बनाते हैं। चीजों को जब डेफिनेट बनाते हैं तो इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं आता है। क्या करते हैं ऐसे केस में? ऐसे केस में डेफिनेट आर्टिकल ही लगाते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ना करके ऐसे केस में क्या करते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल हटाकर हम डेफिनेट कर देंगे उसे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डू यू थिंक यू कुड लेंड मी गुड पेयर ऑफ ग्लव्स टू वियर टू द वेडिंग? क्या तुम्हें लगता है कि आप मुझे एक ग्लव्स, दस्तानों का एक अच्छा सा पेयर मुझे दे सकते हैं उधार, ताकि मैं शादी में पहन सकूं? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अटेम्प्ट कीजिए इसे। टेक योर टाइम एंड अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए करें क्या? देखिए यहां पे लिखा हुआ है गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, ये लिखा हुआ है। देखिए ग्लव्स बेशक प्लूरल है, जैसे आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं, पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स होता है, पेयर ऑफ ट्राउजर्स होता है। ये भले ही प्लूरल है, वो आएगा प्लूरल फॉर्म में रहता है। यहाँ पे दस्तानों के कितने जोड़े मांग रहा है? एक ग्लव्स का पेयर कितना मांगा जा रहा है?
एक दो ग्लव्स है उनका मिलकर एक पेयर बना, एक पेयर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत है ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वन को, ए की जरूरत है जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, वन को। यू वुड लेंड मी a good pair of gloves to wear to the wedding. Do you think you could lend me a good pair of gloves to wear to the wedding? यहाँ पे good pair of gloves से पहले indefinite article a की जरूरत है जिसका मतलब होता है वन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, What delicious flavor these mangoes have? वाह क्या बात है, इन आमों का क्या स्वादिष्ट फ्लेवर है, क्या स्वादिष्ट टेस्ट है। ठीक है, देखिए ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहां पे आपको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्या है यहां पर, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ना, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, अगर वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और उसके बाद कोई नाउन आता है जो सिंगुलर चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जो सिंगुलर फॉर्म का होता है, जैसे फ्लेवर यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का है, डिलीशियस तो उसका एडजेक्टिव है, आया तो फ्लेवर के लिए है ना, तो ऐसे केस में ये जो नाउन होता है ये सिंगुलर की फॉर्म में अगर है, ये तो एडजेक्टिव आ गया, कोई बात नहीं, आना आर्टिकल उसके लिए है, तो यहाँ पे वर्ड के साथ ए या एन का यूज करते हैं हम। What a delicious flavor these mangoes have. What a delicious flavor these mangoes have. वाह क्या बात है, इन आमों की कितना स्वादिष्ट इनका फ्लेवर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, What a delicious, what a delicious flavor these mangoes have. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, A honest person is upright in speech, thought and deed. एक जो ईमानदार व्यक्ति है वो सच्चा रहता है अपनी बातों में, अपने विचारों में और अपने कार्यों में। डीड होता है आपके कार्य, जो आप काम करते हैं, कर्म करते हैं। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब, 5 सेकंड लीजिए, इसको अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर टाइम। Shall we start? चलिए, A honest person is upright in speech, thought and deed. देखिए यहां क्या लिखा है, आपको क्या गिवन है, A honest। पहली बात तो बच्चों, कोई भी इसको कभी भी honest नहीं बोलेगा, H साइलेंट होता है, honest नहीं होगा, honest होगा, honest, honor, honorarium, honorary, ठीक है, an hour, 1 घंटा, ठीक है, an hour। सो यहाँ पर एच साइलेंट होता है, साइलेंट होता है तो उसकी साउंड नहीं आती। साउंड आपकी किसकी आ रही है, साउंड आपकी ओ की आ रही है। यहाँ पे वाउल साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट के लिए जो आर्टिकल आता है इंडेफिनिट ए, वो यूज ना करते हुए हम क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट। क्या यूज करेंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच, थॉट एंड डीड। ठीक है, आई होप क्लियर है, समझ में आया है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंडियन डिफेंस फोर्सेज फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। भारतीय रक्षा की जो फोर्सेज थी, ठीक है, इंडियन डिफेंस फोर्सेज जो थी वो दुश्मन से तब तक लड़ती रही जब तक वो आखिरी सांस तक, आखिरी सोल्जर जब तक तैनात था, जब तक खड़ा था, तब तक दुश्मन से लड़ते रही, यानी कि आखिरी गोली, आखिरी सांस तक वो लड़े। ठीक है, तो देखिए जब भी हम आर्मी की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, या किसी भी तरह की डिफेंस फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी भी तरह की डिफेंस फोर्स की बात करते हैं, तो इनसे पहले आर्टिकल द आप लगाते हैं, द आर्मी, द पुलिस, द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, द रेंजर्स, द एयरमैन। ठीक है, तो किसी भी तरह की डिफेंस फोर्स हो, आर्मी हो, पुलिस हो, उनसे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। सो यहाँ पर किस चीज की कमी है, द इंडियन डिफेंस फोर्सेज फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग। ठीक है, भारतीय जो फौजें थी उन्होंने दुश्मन की आखिरी तब तक दुश्मन का मुकाबला किया जब तक कि आखिरी फौजी हमारा तैनात था, आखिरी आदमी तक हमने फाइट किया उनसे। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आया है।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज, आपका सेशन। आज आर्टिकल का हमने थर्ड प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया है, तो इसको आप रेगुलरली करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। थोड़ा थोड़ा करने से भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी एग्जाम तक। जुड़े रहिए तब तक हमारे चैनल के साथ। आपकी फ्री ऑफ द कॉस्ट जितनी भी हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, हम देते रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे।